इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद हिमांशु प्रजापति राजस्थान के जोधपुर स्थित राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। उसकी योजना थी कि ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वो लखनऊ लौटे और किसी अच्छे कोचिंग सेंटर से कंपटीशन की तैयारी करे और बैंकिंग या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए प्रयास करे। पढ़ाई के दौरान हिमांशु का ज्यादातर समय मोबाइल और सोशल मीडिया पर बीतने लगा। फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म उसकी रोजमर्रा की आदत का हिस्सा बन चुके थे। इसी दौरान फेसबुक के माध्यम से उसकी पहचान लखनऊ के गणेशगंज इलाके में रहने वाली गौरी श्रीवास्तव से हो गई। उस समय गौरी की उम्र लगभग 19 वर्ष की थी। वो लखनऊ के अंबेडकर लॉ कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी। गौरी पढ़ाई में अच्छी थी और उसका टारगेट जुडिशरी सर्विस का एग्जाम पास कर मजिस्ट्रेट बनने का था। गौरी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती थी। ये अपनी फोटो, आइडियाज और रोजमर्रा की बातें फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों के साथ साझा करती थी। हिमांशु भी उसी ऑनलाइन संपर्कों में शामिल था, जिससे उसकी नियमित बातचीत होती थी। समय के साथ हिमांशु गौरी को लेकर भावनात्मक रूप से जुड़ने लगा। उसकी तरफ उसका झुकाव धीरे धीरे दोस्ती से आगे बढ़ने लगा। वो इस रिश्ते को केवल ऑनलाइन बातचीत तक सीमित नहीं रखना चाहता था। लगभग 1 साल पहले दोनों के बीच सोशल मीडिया और फोन पर बातचीत होती रही, लेकिन इस दौरान दोनों की कभी आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी। हिमांशु गौरी से मिलने के लिए लगातार कोशिश करने लगा। इसी क्रम में एक बार वो खुद को सेल्समैन बताकर सीधे गौरी के घर पहुंच गया। हालांकि उसकी यह कोशिश सफल नहीं हो सकी। गौरी की मां तृप्ता श्रीवास्तव को उसकी मौजूदगी का शक हो गया और उन्होंने तुरंत हिमांशु को घर से बाहर निकाल दिया। हिमांशु गौरी से अकेले में मिलना चाहता था। उसका मकसद साफ था। वो आमने सामने बैठकर अपने मन की बात कहना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि गौरी के घर वाले सख्त हैं और खुले तौर पर मिलना आसान नहीं है। इसलिए वो ऐसे मौकों की तलाश में था जब घर पर कोई ना हो और कोई सवाल पूछने वाला भी ना हो। यह मौका उसे 1 फरवरी 2015 को मिला। उस दिन हिमांशु के माता पिता एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए शहर से बाहर गए थे। हिमांशु ने पढ़ाई का हवाला देकर उनके साथ जाने से मना कर दिया। घर वाले यह समझकर निश्चिंत हो गए कि बेटा पढ़ाई करेगा और घर पर अकेला रह जाएगा। लेकिन घर के दरवाजे बंद होते ही हिमांशु की सोच पढ़ाई से हटकर किसी और ही दिशा में चली गई। घर वालों के निकलते ही उसने गौरी को फोन किया। शांत आवाज में उसने कहा कि इस वक्त घर पर कोई नहीं है और अगर वो चाहे तो दोनों आराम से बैठकर थोड़ी देर बात कर सकते हैं। गौरी ने उसकी बात सुनी, लेकिन तुरंत हाँ नहीं कहा। एक आम लड़की की तरह वो झिझक रही थी। उसे अंदेशा था कि किसी ने देख लिया तो क्या होगा, घर वालों को पता चल गया तो फिर क्या होगा, बात कहाँ तक जाएगी। लेकिन हिमांशु बार बार उसे समझाता रहा। उसने भरोसा दिलाया कि बस बातचीत होगी, कोई और बात नहीं। आखिरकार गौरी ने हामी भर दी। उसने कहा, ठीक है, लेकिन बताओ मुझे कहाँ आना होगा। हिमांशु ने जवाब दिया कि वो गौरी के घर के पास मेन रोड पर उसका इंतजार करेगा और वहां से दोनों बाइक से उसके घर चले जाएंगे। 1 फरवरी 2015 दोपहर करीब 1 बजे गौरी अपने घर से बाहर निकली। घर वालों को उसने बताया कि उसे अपने पिता शिशिर श्रीवास्तव के कपड़े लॉन्ड्री में देने हैं। यह एक बिल्कुल सामान्य बात थी जिस पर किसी को शक नहीं हुआ। गौरी सबसे पहले लॉन्ड्री गई और कपड़े दे दिए। वहां से निकलते ही उसने हिमांशु को फोन किया और उसे अपने घर के पास मेन रोड पर आने को कहा। कपड़े देकर गौरी पैदल ही मेन रोड की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में चलते हुए उसने अपने चेहरे पर दुपट्टा ओढ़ लिया। वह नहीं चाहती थी कि कोई पहचान ले या कोई सवाल उठे। कुछ देर बाद हिमांशु बाइक लेकर वहां पहुंच गया। उसे खड़ा देख गौरी चुपचाप उसके पास आई और उसकी बाइक पर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, हिमांशु ने बिना कुछ कहे बाइक स्टार्ट कर दी और सीधे अपने घर की ओर निकल पड़ा। उधर जब काफी देर तक गौरी घर पर नहीं लौटी तो घर वालों की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने गौरी को फोन किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। 1 बार, 2 बार, कई बार फोन मिलाया गया, लेकिन हर बार मशीन से वही आवाज आती रही, फोन बंद है। गौरी के पिता शिशिर श्रीवास्तव घबरा गए। कुछ देर बाद उन्होंने फिर से नंबर मिलाया। इस बार फोन पर रिंग जाने लगी, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिली कि शायद अब बेटी से बात हो पाए। लेकिन दूसरी तरफ से गौरी की आवाज नहीं थी। फोन उठाने वाला कोई लड़का था। उसने सीधे और बेरुखी से कहा, गौरी की तबीयत खराब है, वो बंगला बाजार रोड पर बने इको पार्क के पास है। इतना कहकर फोन काट दिया और कुछ ही पलों में गौरी का मोबाइल फिर से स्विच ऑफ हो गया। इतना सुनते ही शिशिर श्रीवास्तव घबरा गए।
इनके मन में तुरंत सवाल उठा कि गौरी इको पार्क कैसे पहुंची। वो तो घर से कपड़े लॉन्ड्री में देने के लिए निकली थी, लेकिन उस समय सोचने विचारने का मौका नहीं था। शिशिर श्रीवास्तव और उनकी पत्नी बिना देर किए इको पार्क की तरफ निकल पड़े। वे पार्क के अंदर गए, आसपास की सड़कों पर देखा, लेकिन गौरी कहीं नजर नहीं आई। अब माता पिता को बेटी को लेकर तरह तरह की आशंकाएं होने लगीं। जब काफी देर तक गौरी का कोई पता नहीं चला, तो शिशिर श्रीवास्तव ने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। सूचना देने के बाद भी काफी देर तक पुलिस नहीं पहुंची। परिजन परेशान होते रहे। आखिरकार आधी रात के समय वे खुद अमीनाबाद कोतवाली पहुंचे और बेटी की गुमशुदगी की सूचना दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने में टालमटोल की। गौरी की फोटो लेकर दूसरे दिन आने को कहा। संभव है कि गौरी किसी के साथ चली गई हो। यह बात शिशिर श्रीवास्तव को बहुत बुरी लगी, लेकिन वो उस समय बेबस और लाचार थे। काफी आग्रह के बाद पुलिस ने गौरी की गुमशुदगी दर्ज तो कर ली, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। गौरी को लेकर उसके माता पिता ने कई सपने संजो रखे थे। वो पढ़ाई में होशियार थी। उसने लखनऊ के लोरेंटो कॉन्वेंट कॉलेज से इंटरमीडिएट पास किया था। गौरी सकारात्मक सोच वाली लड़की थी। एलएलबी के बाद वो पीसीएसजे की तैयारी करना चाहती थी ताकि मजिस्ट्रेट बन सके। उसके सपनों को पूरा करने के लिए घर वाले भी उसकी पढ़ाई में हर तरह से सहयोग कर रहे थे। थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर उन तीनों बैगों को खुलवाया। बैग खुलते ही उनमें एक लड़की की लाश के कटे हुए टुकड़े मिले। तीनों बैगों में लाश के सभी हिस्से मौजूद थे। जिस तरह से शव को यहाँ लाकर फेंका गया था, उसे देखकर साफ लग रहा था कि लड़की की हत्या कहीं और की गई थी और बाद में शव के टुकड़े यहाँ लाकर फेंके गए थे। एक जवान लड़की की लाश मिलने की घटना ने लखनऊ पुलिस को हिलाकर रख दिया। पीजीआई थाने ने वायरलेस के जरिए इसकी सूचना लखनऊ के सभी थानों को भेजी और शव के तीनों टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसी दौरान लखनऊ के अमीनाबाद थाने में एक दिन पहले 19 साल की लड़की गौरी श्रीवास्तव की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि यह वायरल सूचना मिलने के बावजूद अमीनाबाद थाना पुलिस ने पीजीआई थाना पुलिस से कोई संपर्क नहीं किया और न ही गौरी के परिवार को इस बारे में कोई जानकारी दी। 3 फरवरी को जब अज्ञात लड़की की टुकड़ों में मिली लाश की खबर अखबारों में छपी, तो गौरी के पिता शिशिर श्रीवास्तव थाना पीजीआई पहुंच गए। पुलिस ने जब लाश के टुकड़े और मौके से मिले कपड़े शिशिर श्रीवास्तव को दिखाए, तो कपड़े देखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कपड़ों के आधार पर उन्होंने शव की पहचान अपनी बेटी गौरी के रूप में की। बेटी की हत्या की खबर सुनते ही गौरी की मां की हालत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। एलएलबी की पढ़ाई कर रही 19 साल की गौरी का शव 3 टुकड़ों में मिलने की खबर ने अदब और तहजीब के शहर लखनऊ के लोगों को भी झकझोर कर रख दिया। लोगों में गुस्सा था, खासकर पुलिस की लापरवाही को लेकर। कई लोगों का मानना था कि अगर पुलिस ने शुरुआत से ही गंभीरता दिखाई होती तो शायद गौरी की जान बचाई जा सकती थी। लोगों के आक्रोश के बावजूद पुलिस की जांच की रफ्तार नहीं बढ़ी। गौरी हत्याकांड की छानबीन धीमी गति से ही चलती रही। घटना के 4 दिन बाद भी जब पुलिस हत्यारों तक नहीं पहुंच सकी, तो गुस्सा खुलकर सामने आने लगा। लोरेंटो कॉन्वेंट कॉलेज की छात्राओं और वहां की शिक्षिकाओं ने पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ लखनऊ विधानसभा और जीपीओ चौराहे पे प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की गूंज प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुंची। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लखनऊ के डीएम राजशेखर और एसएसपी यशस्वी यादव को तलब किया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस की ढिलाई पर नाराजगी जताई और एसएसपी को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने हत्याकांड की पूरी प्रगति रिपोर्ट तलब की। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद केवल लखनऊ पुलिस ही नहीं, बल्कि प्रदेश स्तर पर भी हलचल तेज हो गई। प्रदेश के डीजीपी एके जैन खुद घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे। डीजीपी ने मामले के जल्द खुलासे के लिए एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया। इस टीम में एसएसपी यशस्वी यादव, एसपी क्राइम दिनेश सिंह, अमीनाबाद इंस्पेक्टर महंत यादव, पीजीआई थाना प्रभारी संतोष तिवारी, सर्विलांस सेल प्रभारी अनुराग मिश्र, एसआई अरुण द्विवेदी, आरबी सिंह, राहुल राठौर, कांस्टेबल अनिल सिंह, लवकुश, अमित सुजीत, राम निवास, राम नरेश कनौजिया, रामजी, सतीश सिंह, देवेश सहित अन्य पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया। टीम को निर्देश दिए गए कि मामले की हर पहलू से जांच कर जल्द से जल्द हत्याकांड का खुलासा किया जाए। पुलिस जांच में यह सामने आया कि गौरी का फेसबुक अकाउंट था और वो व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहती थी। परिजनों से बातचीत करने के बाद पुलिस टीम ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच शुरू की। इसके साथ ही पुलिस ने गौरी के घर और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगालने शुरू किए।
फुटेज की जांच के दौरान लाटूश रोड पर स्थित होटल पीसी इंटरनेशनल के पास एक युवक स्प्लेंडर बाइक के साथ खड़ा दिखाई दिया। युवक ने हेलमेट पहन रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा पहचान में नहीं आ सका। सीसीटीवी फुटेज में बाइक का नंबर पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी माध्यमों का सहारा लेकर नंबर की पहचान करने की कोशिश की। जांच के दौरान बाइक का नंबर UP32CR5638 होने की जानकारी मिली। पुलिस ने जब परिवहन विभाग से इस नंबर की जानकारी निकाली तो पता चला कि यह बाइक शशांक नामक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी। हालांकि रजिस्ट्रेशन में दर्ज पता अधूरा था, जिसके कारण पुलिस के लिए इस सुराग पर आगे बढ़ पाना संभव नहीं हो सका। इस तरह यह रास्ता भी जांच के दौरान बंद हो गया। पुलिस के पास फिलहाल ऐसा कोई ठोस सुराग नहीं था जिससे जांच को आगे बढ़ाया जा सके। गौरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच में एक अहम बात सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार गौरी के शव के टुकड़े किसी दांतेदार औजार से काटे गए थे। पुलिस का अनुमान था कि यह औजार संभवतः आरी हो सकती है। अब सवाल यह था कि वो आरी किसने खरीदी और कहां से खरीदी। इसी दिशा में एसएसपी के निर्देश पर कई पुलिस टीमें बनाई गईं और उन्हें शहर की हार्डवेयर दुकानों पर भेजा गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि हाल के दिनों में किसी व्यक्ति ने ऐसी आरी खरीदी थी। हत्या के बाद लगातार 7 दिनों तक पुलिस ने मामले की तहकीकात की, लेकिन कोई ठोस सफलता हाथ नहीं लगी। 7 फरवरी को पुलिस को किसी तरह शशांक के घर का पता मिल गया। शशांक लखनऊ के तेलीबाग इलाके में रहता था और उसकी जूट के बैगों की दुकान थी। क्योंकि गौरी की लाश जूट के बैगों में मिली थी, इस वजह से पुलिस का शक शशांक की तरफ गया। रात करीब 12 बजे पुलिस शशांक के घर के पास पहुंची। घर के नजदीक ही पुलिस को वही स्प्लेंडर बाइक खड़ी मिली जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी थी। इससे पुलिस का शक और पुख्ता हो गया। पुलिस ने शशांक को उसके घर से हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान शशांक ने बताया कि वह ये बाइक अपने पड़ोसी हिमांशु प्रजापति को बेच चुका है। हिमांशु का घर उसी के पास था। इसके बाद पुलिस ने हिमांशु प्रजापति को उसके घर से पूछताछ के लिए बुलाया और शशांक को बेकसूर मानते हुए रिहा कर दिया। हिमांशु को थाने लाकर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो गौरी हत्याकांड से पर्दा उठने लगा। पूछताछ के दौरान हिमांशु टूट गया और उसने गौरी की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। गौरी की हत्या से लेकर शव के टुकड़े करने तक की जो कहानी उसने बताई वह इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर पुलिसकर्मियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। 19 वर्षीय हिमांशु एक मध्यवर्गीय परिवार से था। उसके पिता राम प्रकाश प्रजापति प्राइवेट नौकरी करते थे। 1 फरवरी 2015 को जब उसके घर वाले एक रिश्तेदार की शादी में शहर से बाहर गए हुए थे, उसी दिन हिमांशु ने अपनी दोस्त गौरी को बातचीत के लिए घर आने को राजी कर लिया। फोन पर बात होने के बाद हिमांशु बाइक लेकर गौरी को लेने पहुंचा। गौरी को बाइक पर बैठाकर वो उसे लखनऊ के तेलीबाग स्थित अपने घर ले आया। घर पहुंचने के बाद हिमांशु ने गौरी को खाना खिलाया। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। हिमांशु गौरी से अपने मन की बात कहना चाहता था और इसी को लेकर बेचैन था। वहीं दूसरी तरफ गौरी उसकी बातों का जवाब तो दे रही थी, लेकिन साथ ही अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने में व्यस्त थी। यह बात हिमांशु को पसंद नहीं आई। उसने कई बार गौरी से कहा कि वो फोन न चलाए और उसकी बात सुने, लेकिन जब गौरी ने फोन चलाना बंद नहीं किया तो हिमांशु ने कहा, गौरी तुम्हारे फोन में ऐसा क्या है कि तुम उसी में लगी हो और मेरी बात नहीं सुन रही हो। इस पर गौरी ने कुछ रूखे अंदाज में जवाब दिया, कुछ नहीं, अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ, तुम्हारी बातें भी सुन रही हूँ। गौरी का यह रवैया हिमांशु को पसंद नहीं आया और उसके मन में शक पैदा होने लगा। उसने गौरी से कहा, मुझे अपना फोन दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किससे बात कर रही हो। इस पर गौरी ने साफ इनकार कर दिया, यह गलत बात है, मैं तुम्हें अपना फोन क्यों दिखाऊं। गौरी के मना करने पर हिमांशु को गुस्सा आ गया। उसने गौरी के हाथ से फोन ले लिया और बातों बातों में उसका पासवर्ड भी जान लिया। हिमांशु ने गौरी का मोबाइल खोलकर उसके फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट देखे। यह देखकर वो चौंक गया। उसे लगा कि गौरी कुछ दूसरे दोस्तों के साथ ऐसी बातचीत कर रही है जो उसे पसंद नहीं आई। यही बात हिमांशु को भीतर से झकझोर गई। उसका गुस्सा बढ़ता चला गया। इसी दौरान गौरी ने उससे अपना फोन वापस लेने की कोशिश की। फोन को लेकर दोनों के बीच खींचतान शुरू हो गई। इसी छीना झपटी में हिमांशु का हाथ गौरी की गर्दन पर चला गया और दबाव बढ़ गया। कुछ ही पलों में गौरी की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। उस समय शाम के करीब 4 बजे का वक्त था। घबराया हुआ हिमांशु गौरी को कमरे के अंदर छोड़कर उसका मोबाइल फोन अपने साथ लेकर घर से बाहर निकल गया।
करीब 3-4 घंटे बाद घर वापस लौटा। इस बीच जब गौरी के घर से फोन आया तो एक बार उसने ये कहकर बात टाल दी कि गौरी की तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद उसने गौरी का मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि वो गौरी की लाश का क्या करे। अकेले लाश को ठिकाने लगाना उसके वश की बात नहीं थी। इस सोच के साथ उसने ये फैसला किया कि शव के टुकड़े कर उन्हें अलग अलग जगह फेंक दिया जाए। कमरा बंद कर वो अपने दोस्त अनुज के पास चला गया। वहां दोनों ने साथ बैठकर शराब पी। इसी दौरान हिमांशु ने अनुज को बता दिया कि उसने गौरी की हत्या कर दी है। इसके बाद हिमांशु तेलीबाग की काका मार्केट गया। वहां से एक दुकान से लकड़ी काटने की आरी और दूसरी दुकान से जूट के 3 बैग खरीदे। सामान लेकर वो वापस घर लौट आया। उसने आरी की मदद से गौरी के शव के टुकड़े किए और उन्हें 3 जूटों के बैगों में भर दिया। खून बाहर न जाए इसके लिए उसने कपड़ों से नाली का मुंह बंद कर दिया। आधी रात के करीब वो तीनों बैग शहीद पथ के आसपास अलग अलग जगह फेंक आया। लाश ठिकाने लगाने के बाद उसने घर की सफाई भी की। अगले दिन पुलिस को शव के टुकड़े बरामद हो गए। शुरुआत में जब जांच में हिमांशु का नाम सामने नहीं आया तो उसे लगा कि वो पुलिस को चकमा देने में सफल हो गया, लेकिन जांच आगे बढ़ते ही पुलिस हिमांशु तक पहुंच गई और गौरी हत्याकांड का खुलासा हो गया। हिमांशु ने अपने दोस्त अनुज को हत्या की बात बताई थी। इसके बावजूद अनुज ने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। इसी वजह से पुलिस ने अनुज को भी इस मामले में शामिल मानते हुए गिरफ्तार कर लिया। हिमांशु और अनुज की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त आरी, हिमांशु की बाइक, हेलमेट, खून से सने कपड़े बरामद कर लिए। यह मामला अब लखनऊ पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी और केस के खुलने के बाद पुलिस लाइन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के डीजीपी ए.के. जैन समेत जिला स्तर के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरी के माता पिता को भी बुलाया गया। मीडिया के सामने अभियुक्त हिमांशु और अनुज ने गौरी की हत्या की पूरी कहानी बयान की। हालांकि दूसरी ओर गौरी के परिजन पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि अगर पुलिस समय रहते सख्त कदम उठाती तो उसकी बेटी की जान बच सकती थी। इस बीच प्रदेश के डीजीपी ए.के. जैन ने बयान दिया कि हिमांशु के खिलाफ मजबूत और ठोस सबूत मौजूद हैं, जो अदालत में उसे सजा दिलाने के लिए पर्याप्त हैं। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। हिमांशु पर हत्या और लाश ठिकाने लगाने की धाराओं के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की गई। इस जघन्य हत्याकांड का सफलतापूर्वक खुलासा करने वाली पुलिस टीम को विभाग की ओर से 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई। तो दोस्तों, यही है आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि सचेत करना है, जागरूक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।